Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग आईसी एनालिसिस भी कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि आईसी एनालिसिस का वीकनेस क्या है और इसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है। आईसी एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग ट्री डायग्राम का यूज करेंगे और ट्री डायग्राम के थ्रू की सारा ही चीज समझेंगे कि कैसे आईसी एनालिसिस किया जाता है और कैसे ये जो है सो इम्पोर्टेंट जो है सो सिंटेक्स को समझने में हेल्प करता है, सेंटेंस को समझने में हेल्प करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को समझने में हेल्प करता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Immediate constituent analysis or IC analysis is a method of sentence analysis that was proposed by William Wundt and named by लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। तो इसे वनडेट ने प्रपोज किया था, बट इसका नामकरण जो किया था वो किया था ब्लूमफील्ड ने। अब देखिए देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है। इट इज ए सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस दैट डिवाइड सेंटेंस इनटू सक्सेसिव लेयर्स। ये ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है, सक्सेसिव लेयर में सेंटेंस को डिवाइड करता है। कैसे करता है, किस तरह से करता है, वो हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। और constituents until each constituents consist of only a word or a meaningful part of word। ये तब तक करता है जब तक constituent सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बचना चाहिए या फिर एक मीनिंगफुल पार्ट ऑफ वर्ड बचना चाहिए, कोई मॉर्फीम बचना चाहिए। अगर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी की लेक्चर अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसे जाके जरूर देखिए, वो आपको ये चीज समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is a technique that break down sentence into their immediate constituents, which are the smaller units that make up the larger grammatical structure। तो देखिए स्मॉल यूनिट मिल के सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो उसको कैसे, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ा जाता है, उसको कैसे अलग अलग मतलब पूरा स्मॉल पार्ट एकदम मिनिमल लेवल पे उसका आया जाता है, वो चीज को ही आईसी एनालिसिस, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, द प्रोसेस कंटिन्यूज रिकर्सिवली मतलब लगातार until the smallest meaningful units are reached। जब तक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हम लोग नहीं रीच कर जाते हैं, जैसा कि जानते हैं कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट मॉर्फिम होता है, तो जब तक हम लोग मॉर्फिम तक रीच नहीं कर जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व वाज दैट ऑफ कटिंग ए सेंटेंस इनटू टू फर्दर। पहले देखिए, सबसे पहले इसको एक सेंटेंस रहेगा, उसको दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। फिर उसको फिर से दो भाग में बांटेंगे, फिर इनको भी दो भाग में बांटेंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक हम लोग मिनिमल यूनिट मॉर्फिम तक नहीं पहुंच जाते। तो ये प्रक्रिया तब तक हमारी चलती रहेगी, ठीक है। द द प्रिंसिपल इन, ठीक है। देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय। अब यहाँ पे अगर कोई इमीडिएट इसका कंस्टिट्यूएंट तोड़ना चाहेगा तो कैसे तोड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। द सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सम नेचुरल ग्रुप फ्रॉम वंस इनिशिएटिव नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। द ओनली वे वन में डिवाइड इट इंटू टू ग्रुप इज एट फॉलो। ऐसे यहीं से बीच से ही टूटेगा, यहीं से टूटेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रिडिकेट हो गया, तो यहाँ से टूटेगा, उसके बाद फिर ये आगे टूटेगा। द टू पार्ट्स इज इन द सेंटेंस आर सोन अबव आर कॉल्ड। अब देखिए इसे ही कंस्टिट्यूएंट कहा जाता है। ये कंस्टिट्यूएंट जैसे जैसे पार्ट होते जाएगा उसे भी कंस्टिट्यूएंट करेंगे, और जितना पार्ट आप तोड़िएगा, जितना पार्ट उसको आप उसको ब्रेक डाउन कीजिएगा उसे आप कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग ट्री डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि हमारे ये समझने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए, समझने में इजी हो जाए। तो चलिए अब वही चीज को देखते हैं। द यंग नाउ, अब देखिए ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला, जैसे कि हमने दो भाग में तोड़ा था, यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय को। द यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय, इसको फिर फर्दर आगे कैसे तोड़ेंगे, आगे कैसे डिवाइड करेंगे, वो चीज है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पूरा, ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय।
तो इसे दो भाग में हमने तोड़ा, ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला, उसके बाद फिर यहाँ से हमने तोड़ दिया था इसे, यहाँ से हमने तोड़ दिया था चेज द बॉय। अब फिर इन दोनों को दो अलग अलग भाग में तोड़ा गया है, दो अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। ए यंग गर्ल, इसको इतना दूर तक रखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से अलग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेज्ड, और यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज अलग हो गया, वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज अलग हो गया। अब देखिए, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एज फॉलोज। अब देखिए, इसे इस प्रकार से और जाके डिवाइड किया जा सकता है। ये सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसे देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला, तो ए यहाँ पे ए डिटर्मिनर है, ये अलग हो जाएगा, आर्टिकल है। उसके बाद फिर यंग गर्ल अलग हो जाएगा, फिर यंग जो है सो ये यंग अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर गर्ल अलग हो जाएगा। यंग जो है सो आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल यहाँ पे हो गया नाउन। इसी तरह एकदम मिनिमल यूनिट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, एकदम मिनिमम यूनिट जो रहेगा वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, विथ अलग हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज है सारा का सारा। उसके बाद फिर यहाँ पे नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे एन अलग हो गया और अम्ब्रेला अलग हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली चेज द बॉय हमारा वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज में हम लोग चेज रखेंगे और यहाँ पे पास्ट लिखेंगे। कोई कुछ कुछ किताबों में आपको यहीं पर ई ऐसे करके ई और डी लिखा हुआ मिल जाएगा। और कुछ कुछ किताब में बस यहाँ पे पास्ट लिख देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर लिखना चाहो तो आप उसे लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप उसे नहीं भी लिख सकते हो। और उसके बाद द बॉय, तो द से यहाँ पे द से यहाँ ये अलग हो गया, और बॉय अलग हो गया, नाउन अलग हो गया। अब हम देखिए, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, इसी प्रकार के एनालिसिस को जैसे हम लोगों ने अलग किया, इसके बाद हम लोग और इसमें बताएंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में लाई करता है, कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा वर्ब फ्रेज है, ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसी प्रकार के एनालिसिस को ही इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस करते हैं, जैसा कि पूरा हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि कैसे एक सेंटेंस का पूरा हम लोगों ने अलग पार्ट पार्ट करके, पूरा पार्ट पार्ट में डिवाइड करके, दो दो पार्ट में डिवाइड करके तब तक गया जब तक हम लोग को मिनिमम जो मॉर्फिम है वो नहीं मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अगर अब इसी अगर पूरे सेंटेंस को अगर यहाँ पे देखिए कैसे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे देखिए, ए यंग बॉय विथ एन अम्ब्रेला, सेम है जो ऊपर लिखा हुआ था, सेम चीज वही लिखा हुआ है। यहाँ से टूटा, यहाँ से वर्ब फ्रेज अलग हो गया, और यहाँ से इधर अलग हो गया, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, ठीक है। फिर यहाँ से आपका हो गया नाउन फ्रेज, और इधर हो गया आपका प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है। ऐसे करके अलग होते जाएगा। फिर यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नाउन हो गया, और अभी ये भी आपका ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। यहाँ से ऐसे ही करके फिर इसी तरह अम्ब्रेला में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पे विथ हो गया और एन हो गया। इसी तरह करके पूरा का पूरा सेंटेंस को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर दिया। वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी कंस्टिट्यूएंट इज पार्ट ऑफ ए हायर नेचुरल वर्ड ग्रुप एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट इज फर्दर डिवाइडेड into lower constituents. This process goes on until one arrives the smallest constituent ए मॉर्फिम। देखिए, ये सारे के सारे जब तक हम लोगों ने स्मॉलेस्ट मॉर्फिम तक हम लोग नहीं पहुंचे, अब इसे फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये इससे ज्यादा सब डिवाइड हम लोग इसको नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये मॉर्फिम तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ए मॉर्फिम डेट कैन नो लॉन्गर बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे बाद में फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मॉर्फिम का डेफिनेशन अगर आप लोग का याद होगा, तो ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज की, ठीक है। These constituent can also be labeled as belonging to different grammatical constituent like noun phrase. अब देखिए, जैसा मैंने बोला था कि ये नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, तो वो क्यों बोला था? नाउन फ्रेज में कर सकते हैं, वर्ब फ्रेज में कर सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज में कर सकते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज में कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वही चीज को वही डिवाइड करके यहाँ पे दिखाया, फर्दर कैन बी डिवाइडेड। अब देखिए, इसको फिर से नाउन फ्रेज को नाउन में कर सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब टेंस मॉर्फिम एटसेट्रा, इसको ऐसे करके डिवाइड किया जा सकता है। अब सेम वही सेंटेंस है, देखिए, ठीक है। और उसका जो है सो डिटेल्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस होता है, एकदम पूरा डिटेल इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले हमारा होता है ए एंगल, ठीक है, तो यहाँ से तोड़ा, और ये चेज द ए एंगल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय। अब देखिए, इसको अलग अलग कैसे करके तोड़ा गया है, तो यहाँ से इसको पहले तोड़ा गया, ठीक है। ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेज द बॉय।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ए यंग गर्ल विथ एन अम्ब्रेला चेस्ड द बॉय। और देखिए यहाँ पर इसको ऐसे ही करके अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोगों ने 2 भाग में जैसे बाँटा जाता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, ठीक है? तो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में हम लोगों ने बाँट दिया, ये सारा का सारा वर्ब फ्रेज हो गया। फिर नाउन फ्रेज यहाँ पे फिर अलग-अलग डिवाइड होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया था मैंने। तो उसी प्रकार से डिवाइड होकर यहाँ पे देखिए आर्टिकल में ए आ गया, एडजेक्टिव में यंग आ गया, नाउन में गर्ल आ गया, ठीक है? और यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज बन रहा था विथ एन अम्ब्रेला, तो विथ एन अम्ब्रेला का यहाँ पे विथ आ गया। एन का यहाँ एन आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल में आ गया डिटरमिनर के अंदर। और नाउन अम्ब्रेला जो होता है सो नाउन होता है, तो उसे नाउन में रख दिया। तो जो भी कटे पार्ट ऑफ स्पीच के जिस भी थी से बिलोंग करता है, जिस भी थी का वो मेंबर रहता है, उसे ही लास्ट में इसी तरह करके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यही हुआ आपका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ठीक है? अब हम लोग इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में देखेंगे कि इसका क्या-क्या स्ट्रेंथ है और क्या-क्या वीकनेस है। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ इसका ये है कि स्ट्रक्चरल क्लियरिटी। इससे आपको पूरा स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रोनाउन है, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ICA इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस शॉर्ट में मैंने लिखा है, provides a clear and organized representation of the hierarchical structure of sentence कि कैसे एक सेंटेंस जो है सो कैसे हायरार्की से मिलके कैसे एक सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, उसकी क्लियरिटी हमें हो जाती है यहाँ से। द resulting phrase 3 helping us linguistic visualize हाउ कंस्टिट्यूएंट आर कंबाइंड। इसमें हम लोग को ये जानने को मिलता है, जैसे कि सेंटेंस का अगर आप लोगों को सिंटेक्स का डेफिनेशन याद होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसे कंबाइन करके ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाया जाता है। उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, कौन कौन सा रूल होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब चीज हम आईसी एनालिसिस में सीखते हैं, ठीक है? और इस ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं उसको ये उस प्रोसेस को इजी कर देता है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी लाके, ठीक है? दूसरा है सिस्टमैटिक अप्रोच, चूंकि ये सिस्टमैटिक है तो इससे हम लोग का काम स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये इजी हो जाता है काम करना। इंश्योर कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, इजी के साथ साथ पूरा कंप्रिहेंसिव कंप्लीट एनालिसिस होता है पूरे के पूरे सेंटेंस का। इसमें हम लोग हर सेंटेंस का हर वर्ड में बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर लाई करेगा, ठीक है? ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सब सारे के सारी चीजें हम लोग इसके थ्रू बता सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, कोई भी लैंग्वेज में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। हम लोग इसे चाहे तो हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, हम लोग इसे चाहे तो अदर भाषा में भी यूज कर सकते हैं। उस भाषा में उसके ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये इसका एक ये भी एक इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है? वो देखिए वही चीज लिखा, मेकिंग ए वर्सेटाइल टूल फॉर लिंग्विस्टिक एनालिसिस फॉर एनी लैंग्वेज while the specific rules for combining constituent में वेरी अक्रॉस द लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अपना ग्रामेटिकल रूल होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें गवर्न होगी, ठीक है? अब चौथा पे आते हैं, बेसिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। अब देखिए आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का नाम जरूर सुना होगा, तो ये जो आईसी एनालिसिस है ये उसका बेसिक है। इसी से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में आते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्या है तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। अभी देखते हैं, आईसी ए फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ए पावरफुल लिंग्विस्टिक थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय नोम चॉम्स्की। Transformational generative grammar has been influential in shaping modern day linguistics. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर बेसिक रूल होता है जो गवर्न करता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का एक स्कोप ये भी होता है, एक उसका मोटो ये भी होता है कि सारे लैंग्वेज के लिए सेम सिमिलर रूल लेके आए, ग्रामेटिकल रूल, जिससे उसे गवर्न किया जाए। तो इससे क्या होता है कि इंटर लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन होता है वो इजी होता है, और खुद का लैंग्वेज में भी कंस्ट्रक्ट करने में, खुद का लैंग्वेज में अलग अलग थ्योरीज बनाने में, अलग अलग सेंटेंस बनाने में, उससे रिलेटेड थ्योरी देने में उसमें आसानी होती है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के थ्रू। तो ये लेकर के आए थे नॉम चॉम्स्की, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम जरूर याद रखिएगा।
अब हम लोग आते हैं वीकनेस में। तो सबसे बड़ा इसका वीकनेस है कि एम्बिग्यूटी हैंडलिंग नहीं होता है इससे। एम्बिग्यूटी हैंडलिंग क्या होता है, देखिए वही लिखा हुआ, ऐसे में स्ट्रगल टू हैंडल सेंटेंस एम्बिग्यूटी, स्पेशली इन केसेस वेयर ए सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल वैलिड वैलिड मीनिंग। ठीक है, अब देखिए, सम sentences कैन बी structurally ambiguous and ICA alone might not fully resolve such ambiguities। अब देखिए, ICA सिर्फ वो ICA इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई सॉ द बॉय विथ द टेलीस्कोप। अब यहाँ पे इसका दो मीनिंग निकलेगा, मिनिमम इसका दो मीनिंग निकलेगा। ठीक है, पहला कि मैंने एक लड़का को देखा जिसके हाथ में दूरबीन था। ठीक है, इसका एक हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि मैंने एक लड़का को दूरबीन के थ्रू देखा। तो इसका दो मीनिंग निकलेगा, एक, दो। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट इसका देखते हैं, लिमिटेड स्कोप फॉर इडियम्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जो होता है उसका भी स्कोप को लिमिटेड कर देता है, क्योंकि वहां लिटरल मीनिंग होगा, प्रैग्मेटिक या सिमेंटिक मीनिंग तो आएगा नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है डाय, लेकिन इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि कोई बक्सा रखा हुआ है, कुछ चीज लगा हुआ है, उसे लात मारना। तो ये दोनों में आपका देखिए कि अंतर कितना है, और इस चीज को, ये चीज एनालाइज करने में सफल नहीं होता है, इसलिए इसका वीकनेस वीकनेस में आता है। ठीक है, तीसरा है लेबर। ये बहुत टायरसम जॉब है कि हर को पार्ट पार्ट में करके अलग अलग करो, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करो। तो ये भी एक बहुत ही टायरसम और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। ठीक है, चौथा है लैक ऑफ सिमेंटिक इंफॉर्मेशन। इसमें सिमेंटिक इंफॉर्मेशन की भी कमी रहती है। इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली कैप्चर द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो है सो कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ सिमेंटिक रिलेशन की कैसे एक वर्ड दूसरा से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट सिमेंटिकली, वो एनालाइज नहीं कर पाता है। वो इसकी आईसीए के थ्रू वो चीज हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक इसका वीकनेस है। ठीक है, फिफ्थ है डिपेंडेंसी रिलेशन इग्नोर्ड। डिपेंडेंसी रिलेशन इग्नोर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे एक वर्ड दूसरा वर्ड से रिलेटेड है, वो चीज एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ये भी एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि एक वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए पास्ट टेंस यूज करना चाहेंगे तो आप वाज लगाइएगा, हैड लगाइएगा। उसी तरह का अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहेंगे तो आप इज लगाइएगा, एम लगाइएगा। ठीक है, हैव लगाइएगा। बट ये चीज से आपका क्या होता है कि पूरा के पूरे एक्शन के जो होता है, जो वर्ब होता है, उसका चेंज हो जाता है। बट ये डिपेंडेंसी रिलेशन ये चीज को इग्नोर कर देता है। तो देखिए, अब इसका कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। ओवरऑल आईसी एनालिसिस इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामेटिकल सेंटेंस का कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके लिए होता है, लेकिन इसका कुछ कुछ जो है सो शॉर्टबैक्स भी है, वीकनेस भी है। ठीक है, उस लिमिटेशन है, उसके उसके लिए हम लोगों को अवेयर रहना होगा, बट एक अच्छा टूल है एनालाइज करने के लिए। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा था। ये कंक्लूजन आप लिख के एग्जाम में जरूर आइएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये स्ट्रेंथ बताएंगे, वीकनेस बताएंगे और छोड़ देंगे, बट अगर आप ये कंक्लूजन लिखिएगा तभी आपका आंसर पूरा होगा। तो इसलिए आप ये कंक्लूजन लिखकर जरूर आइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।